आज हम इसी लाइव प्रोजेक्ट पे काम करने वाले हैं। इसका एक पेज है जिसे हमें रीडिजाइन करना है। क्लाइंट ने हमें ऑलरेडी रेफरेंस दे चुका है। दोस्तों, रीडिजाइन करने के लिए हम एआई का चैट जीपीटी को यूज कर रहे हैं और इसके 4 सेक्शन ऑलरेडी हमने रीडिजाइन कर चुके हैं। लास्ट के 2 सेक्शन बचे हुए, उसे भी आज हम कंप्लीट कर लेंगे। उसको कंप्लीट करने के साथ ही हमारा जो पहला फेस है यूआई यूएक्स डिजाइन का, वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट फेज पे काम करेंगे। दोस्तों, अगर आपने मेरी इन प्लेलिस्ट की लास्ट वीडियोस नहीं देखी तो उन्हें जो देखे, उन वीडियो में मैंने जो 4 सेक्शन रीडिजाइन किया है उसका लाइव कोडिंग आपको देखने को मिलेगा। साथ ही मैंने इस प्रोजेक्ट के बारे में बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन करी है और मैंने ये भी बताया इसमें क्या काम होना और इसमें कितने फेज बनने हैं। तो ये सारी चीजें मैंने लास्ट वीडियो में बताया। तो आप लास्ट वीडियो जो देखे, अगर आपने उसे मिस कर दिया तो उसे जरूर देखें। स्टार्ट करते हैं इस प्रोजेक्ट को। जब तक के लिए आप बने रहिए मेरी इन प्लेलिस्ट के साथ। ये हमारा 5th सेक्शन है और इसको मैंने स्क्रीनशॉट ऑलरेडी मैंने डाल दिया है और इसने मेरे को HTML भी दे दिया है। तो ये इसका HTML और CSS दोनों कोड मेरे को इसने दे दिया है। तो सबसे पहले मैं इसका HTML कॉपी करूँगा और अपने कंटेंट वाला जो हमारा जो पेज है वहाँ पे मैं पेस्ट करूँगा जो फाइल है। इसके बाद अब CSS हम पेस्ट करेंगे। तो CSS को पहले मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये नीचे JS की भी फाइल है। वो JS की फाइल जो है वो ड्रॉप डाउन के लिए दे रखी है। जो FAQ में ड्रॉप डाउन हो रहा है तो उसके लिए उसने JS की फाइल दे रखी है। तो आप देख रहे होंगे मेरा FAQ भी हो गया है और आप इस बार देख रहे होंगे तो इसने कोड भी मेरे को ऑलमोस्ट मेरे पैटर्न के अकॉर्डिंग दिया है, लेकिन थोड़ी बहुत चीज़ें चेंज है वो मैं अभी सही कर दूँगा। तो ये मेरा चल गया है। ये आप देख सकते हैं मेरा डिज़ाइन बिल्कुल ओके हो गया है, जैसे मेरे को चाहिए था ऑलमोस्ट वैसे ही डिज़ाइन हो गया है। बस ये हमारा इसमें ड्रॉप डाउन वर्किंग नहीं है। तो ये हमारा FAQ का CSS हो गया और ये हमारी HTML हो गई। ठीक है। अब यहाँ पे हम JS को भी कॉपी कर लेंगे। जो हमारी JS है वो हम यहीं से कॉपी कर लेंगे। ये पूरी की पूरी JS मैं इसको यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं पूरा JS इसने बना दिया है। ये मैंने जावास्क्रिप्ट की भी फाइल कॉपी कर लिया। अभी मैं फॉर द टाइम यहीं पे रखा हूँ, बाद में मैं इसको फाइल में ऐड कर दूंगा। अभी जस्ट हम पहले देख रहे हैं कि हमारा सारी चीज़ें वर्किंग है कि नहीं है। ठीक है। तो आप देख सकते हैं मेरा ड्रॉप डाउन भी सही चल रहा है, सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक है। ड्रॉप डाउन भी मेरा बिल्कुल ठीक चल रहा है। आप देख सकते हैं मेरा ड्रॉप डाउन बिल्कुल सही चल रहा है। बस इसमें एक कमी है। कमी क्या है कि ये ट्रांजेक्शन नहीं है इसके अंदर। तो ट्रांजेक्शन के लिए भी मैं AI से बोलूँगा। आप देख सकते हैं इसमें ट्रांजेक्शन हो रही है, बट इसमें कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, एनिमेशन वगैरह कुछ भी नहीं है। तो इसके लिए मैं चैट जीपीटी से मैं दोबारा प्रॉम्प्ट लिखूंगा ट्रांजेक्शन के लिए। तो मैं इससे कह रहा हूँ ट्रांजेक्शन क्लिकेबल होना चाहिए। ठीक है। तो मैंने इसको भेज दिया है, प्रॉम्प्ट लिख दिया है। प्रॉम्प्ट लिखने के बाद इसने मेरे को कुछ CSS में चेंजेस करने को बोला है। तो 1 मिनट, एक बार ले लेते हैं इनकी यही CSS हम ले लेते हैं एक बार, जो इसने CSS में बोला है। मैं इसी CSS को एक बार बैठाल के देख लेता हूँ क्या है नहीं है। बट और JS की फाइल को भी इसने अपडेट करने के लिए बोला है। हम JS की फाइल भी अपडेट कर देते हैं। साथ ही इसने शैडो वगैरह के लिए भी एक टिप्स दिया है। ठीक है। JS की फाइल भी मैं JS की फाइल मैंने ऑलरेडी ओपन करके रखा है, बट अभी मैं वहाँ पे यूज़ नहीं कर रहा हूँ। मैं इसमें बाद में सेपरेट कर दूंगा। अभी मैं फ़िलहाल इसी फाइल में यूज़ कर रहा हूँ। पहले हमारी चीज़ें चलनी चाहिए। हमारा मेन मकसद होता है कि हमारे सब कुछ वर्किंग होना चाहिए। अब एक बार हम चेक कर लेते हैं ट्रांजेक्शन को। तो दोस्तों हमारा ट्रांजेक्शन बिल्कुल सही हो गया है। आप देख रहे हैं, आप ड्रॉप डाउन ट्रांजेक्शन के हिसाब से आ रहा है, बिल्कुल जैसे ऐसे आ रहा है जैसा हमें चाहिए था। तो ये हमारा ट्रांजेक्शन वाला काम भी कंप्लीट हो गया है। साथ ही ये एक टिप दिया है हमें शैडो लगाने के लिए। शैडो, ये होवर पे शैडो लगाने के लिए बोला है कि आप इसको यूज़ करोगे तो होवर पे इफेक्ट्स होगा। तो अब एक बार हम इसको भी कर लेते हैं। ये आइटम में पहले तो ये ट्रांजेक्शन वाली हम CSS लगाएंगे। CSS की जो प्रॉपर्टी है जो ट्रांजेक्शन देती है,
और ये फिर हम होवर की प्रॉपर्टी लगा देंगे, ठीक है। ये हमने होवर की प्रॉपर्टी भी लगा दिया है। अब एक बार रिफ्रेश करके चेक कर लेते हैं कि क्या इफेक्ट्स आया है। अब देख सकते हैं होवर का इफेक्ट्स आ गया, यानी कि हम होवर करें तो शेडो थोड़ी और ज़्यादा हाईलाइट हो जाए, तो ये दोस्तों अच्छा लग रहा है, इसको हम रहने देंगे, ठीक है। तो हमारा हमारा जो फिफ्थ सेक्शन था, सेकंड लास्ट सेक्शन, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। तो हाँ, हाँ ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, एक मिनट, ये ना एफएक्यू का जो इसने वो दिया है ना सीएसएस, इसने एफएक्यू में ना वो अपना ही वो डाल दिया, जबकि इसमें हमारा होना चाहिए था। जैसे मैं आपको बताया था ना, मैं ई को यूज़ करता हूँ, ऐसी चीज़ें यूज़ करता हूँ, वो सारी चीज़ें इसने नहीं किया है। तो मैं यहाँ पे फाइंड करके और यहाँ पे एफएक्यू आइटम ई कर दूंगा, ठीक है दोस्तों। ये मैंने आपको पहले भी समझा दिया था मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन में भी मैं सेम यही करूँगा। क्वेश्चन, एक मिनट, मैं यहाँ पे भी इनको चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी ये चीज़ अलग से आ रही है, क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट में हम क्लास को फाइंड करें, क्वेरी सेलेक्ट ऑल क्लास, क्लास के लिए लिखा हुआ है हमने। तो यहाँ पे भी मैंने चेंज कर दिया। साथ ही मेरे को HTML में भी चेंज करना होगा, मैं इसको HTML में भी चेंज करूँगा। आइटम, FAQ आइटम, ओके दोस्तों। ये मैं फाइंड ही कर लेता हूँ। फाइंड करने से क्या होगा दोस्तों, जितनी भी जगह होगा एक साथ ही हो जाएगा, ऐसे एक एक करके हम ढूंढ नहीं पाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो एक मैंने आइटम वाले तो मैंने कर दिया है, आइटम वाले हमारे कोड के हिसाब से चल रहे हैं। एक बार मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, रिफ्रेश करके चेक कर लेता हूँ कोई गड़बड़ तो नहीं होगी। रिफ्रेश मैंने कर लिया है, बट दोस्तों ये क्लिकेबल इसका बंद हो गया है। चेक करते हैं कहाँ पे बंद हुआ है, लेट मी चेक। नॉट हेयर, दिस शुड बी हेयर, या दिस, ओ सॉरी दोस्तों, मैंने 2 बार ई लिख दिया था, मैंने क्लास गलत तरीके से लिख दिया था, देयरफॉर वी फेस द प्रॉब्लम। ओके, so it is working fine. Now we will change to another div. Another div is FAQ question. So here too we use E. Okay, now find here, find, and here I'll use E. Okay, now it's my class. Okay, so on JS, no, I have changed to CSS, so I have to change to HTML and JS. So there is no any CSS of our JS, but on HTML we have found it. Okay, now I have changed here too. Okay, and there is only 2 classes, one FAQ answer, second FAQ icon. Okay, so I'll change first answer, first I'll change answer, and I have changed here. Second I have to change here, so now I have changed here. Third, let me check on CSA, oh sorry, so I am testing on live. Now it is working. Okay, it is working. Here we have already done. Actually, actually we used to find command. Therefore, it is automatically done to here. Okay. Now I have shift. I am going to shift this JS to here. Okay. I told you na. We will shift this on our JS file. So now I have shifted. ओके दोस्तों, आप देख सकते हैं मैंने शिफ्ट कर दिया है सारी चीज़ों को। शिफ्ट करने के बाद एक बार फिर से मैं रिफ्रेश करके चेक करूँगा।
कि ये वर्किंग है कि नहीं है, क्योंकि दोस्तों होता है कि मैंने इस बार हैवी रिफ्रेश किया है, क्योंकि मैंने जेएस में भी काम किया है, तो मैं एक बार चेक करूंगा ये वर्किंग है कि नहीं है। तो दोस्तों ये बिल्कुल सही वर्किंग है। आपने देखा होगा पहले मैंने सेम फाइल में काम किया है, क्यों होता क्या है कि पता चला हमारी जो फाइल, जिस फाइल पे मैं से जेएस लिख रहा हूँ वही फाइल में प्रॉब्लम है, और मुझे लग रहा है मेरी जेएस में प्रॉब्लम है, तो इसी वजह से मैं पहले सेम फाइल पे काम किया हूँ। अब वहाँ पे ठीक है, तो अब यार कि अगर इस फाइल में प्रॉब्लम होगी तो मुझे ये इस चीज़ के लिए मैं अवेयरनेस रहूँगा फाइल में प्रॉब्लम है। इसलिए मैंने पहले अपनी HTML की फाइल पे ही मैंने ये सारी चीज़ किया था, जो हमारी PHP की जो फाइल होती है उस पर किया था। मैंने डायरेक्ट जेएस वाली फाइल पे इस काम को नहीं किया था। अब हमारे सब पूरी वर्किंग है, तो मैंने इसको शिफ्ट कर दिया। यहाँ पे मैं FAQ भी जो कमेंट होता है हमारा अपना कमेंट भी मैं यहाँ पे राइट कर दूंगा। ये हमारा मल्टीपल FAQ है, तो मैं इसको मल्टीपल FAQ पेज के नाम से राइट कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मैंने कमेंट भी कर दिया ताकि ये थोड़ी आइडेंटिटी हो जाएगी कि ये कोड किस लिए लिखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद हमारा ये वाला काम हमारा कंप्लीट हो गया है। आप देख सकते हैं हमारा FAQ का काम हमने कंप्लीट कर दिया है। सब वर्किंग है, ऑल आर वर्किंग, देयर इज नो एनी प्रॉब्लम। सो वन टू थ्री फोर, वी हैव क्रिएटेड 4 सेक्शन। दोस्तों हमने जेएस को तो शिफ्ट कर दिया, नाउ वी विल शिफ्ट टू CSS फाइल। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि CSS फाइल अभी मैं यहीं पे राइट कर रहा हूँ, बाद में मैं इनके अलग अलग फाइल में बना दूंगा इनकी, बाद में एक मिनट, मैंने ये चीज़ बताया था कि बाद में मैं इसकी अलग अलग फाइलें बना दूंगा। तो मैं अभी फॉर द टाइम मैं यहीं पे राइट कर रहा था, तो अब मैं इनके अलग अलग फाइल बनाना शुरू कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं मैं सारे के जितने भी हमारे सेक्शन बने हुए हैं सबके मैं अलग अलग CSS की फाइल बनाऊंगा, क्योंकि वो अभी क्या हो रहा है दोस्तों, ये एक ही फाइल में पूरा जमघट लग गया है। कभी बाद फ्यूचर में अगर हमें इस प्रोजेक्ट पे रीवर्क करना पड़ेगा तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि एक ही फाइल में इतनी सारी चीज़ें क्यों चल रही है। तो इसी वजह से मैं सबके अलग अलग फाइल क्रिएट करूंगा। लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था, स्टार्टिंग में मैंने अलग इसलिए नहीं किया था दोस्तों, स्टार्टिंग से अगर आप रीफैक्टरिंग करके आप काम करोगे तो दोस्तों क्या होगा, आपका वर्क बड़ा होगा। पहले क्या होता है, पहले हमें काम करके कंप्लीट कर लेना चाहिए, उसके बाद हम रीफैक्टरिंग करें तो वो ज़्यादा बेटर है। मोस्टली एजेंसी यही ऐसे ही काम करती है, मैं भी जितनी भी एजेंसी में रहा हूँ हर जगह ऐसे ही काम किया जाता है। पहले पहले जो आपका जो प्रोजेक्ट है उसको वर्किंग कराया जाता है, देन वी मूव टू रिफैक्टरिंग। अब मैं रिफैक्टरिंग कर रहा हूँ, तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने अबाउट वाली फाइल को मैंने सेपरेट कर दिया है। साथ ही मैं अबाउट का यहाँ से एक मिनट, मैं अबाउट का जो वो रह गया था मेरा रिस्पॉन्सिव का कोड रह गया था, वो वाला कोड मैं लेके आऊँगा। मैं फाइंड कर रहा हूँ दोस्तों अबाउट का जो मेरा रिस्पॉन्सिव का कोड था। हाँ ये रहा, ये मेरा अबाउट का रिस्पॉन्सिव का कोड है, ये मैंने यहाँ से उठा लिया। बट यहाँ पे जो CSS है आ, वो गलत आ रही है, वो भी मैंने CSS चेंज नहीं किया है। दोस्तों ये कुछ गड़बड़ हो गया है। ये अबाउट ओके दोस्तों, ये एक्चुअली क्या है, मैंने अभी लिंक नहीं कराया। मैंने पेज तो मैंने अलग से फाइल तो बना दी है CSS की, लेकिन लिंक नहीं कराया है। लिंक कराना भी बहुत जरूरी होता है, वो आपको भी पता होगा। बिना लिंक कराए हम, बिना इंपोर्ट कराए हम कुछ नहीं कर सकते, चाहे आप किसी भी लैंग्वेज में या किसी भी फ्रेमवर्क में काम करो, हर जगह इंपोर्ट कराना पड़ता है। तो मैं इसको इंपोर्ट करा देता हूँ। मैंने यहाँ पे इसको इंपोर्ट करा दिया है। इंपोर्ट कराने के बाद अब मैं चेक करता हूँ, अब ये बिल्कुल सही चलेगा। ये दोस्तों मेरा बिल्कुल सही वर्किंग हो गया है, बिल्कुल ठीक चल रहा है। अब ये हमारा कंटेंट वाली फाइल है। कंटेंट वाली फाइल को भी हम सेपरेट बनाएंगे, अलग से एक नई फाइल बनाएंगे, उसी में हम कंटेंट की फाइल को रखेंगे। दोस्तों मैं हर फाइल के नाम के आगे इक्रोन इसलिए लगाता हूँ ताकि ये यूनिक हो जाए मेरे नाम के साथ, मेरी कंपनी के नाम के साथ। थोड़ा ये भी हो जाएगा, अगर फ्यूचर में कोई भी इस प्रोजेक्ट पे कोई दूसरी एजेंसी काम करेगी तो उसको भी थोड़ा अवेयरनेस हो जाएगा कि ये इक्रोन टैग नहीं
ये काम किया। तो मैं अपने हर क्लाइंट के उसमें इक्रोन लगाता हूँ। तो आप इक्रोन को देख के कभी कंफ्यूज मत होना। इक्रोन एक तरीके से मेरी खुद की आइडेंटिटी है। जैसे हम वर्डप्रेस में काम करते हैं, वर्डप्रेस की जितनी भी फाइलें होगी आपको उसमें WP जरूर मिलेगा, तो उससे ये पता चल जाता है, उसकी आइडेंटिटी होती है कि ये वर्डप्रेस है। तो इसी तरीके से मैं इक्रोन को यूज करता हूँ। आप देखते होंगे मैं CSS में भी इक्रोन को यूज कर रहा हूँ। मैं हर जगह चाहे कंपोनेंट बनाता हूँ, चाहे कंट्रोलर बना रहा हूँ, चाहे मैं कुछ भी चीज बना रहा हूँ, मैं इक्रोन जरूर यूज करता हूँ। इक्रोन से ये भी मेरे को आइडेंटिटी हो जाती है कि ये फाइल मैंने बनाई है। यानी कि सपोज करो इस प्रोजेक्ट में फ्यूचर में कोई और काम करे या पहले किसी और ने काम किया, तो मैं अवेयरनेस हो जाता हूँ कि ये फाइल मेरी खुद की बनाई हुई है, इसलिए मैं इक्रोन यूज कर रहा हूँ। दोस्तों ये मैं परफॉर्मेंस वाला पेज अब कर रहा हूँ। आप देख रहे हैं मैं सारे पेज कर भी रहा हूँ, साथ के साथ मैं आपसे बात भी करता जा रहा हूँ। मैं आपको सारी चीजें एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ। ये परफॉर्मेंस वाले को भी मैंने अलग कर दिया। आप देख रहे हैं मैं पहले फाइल बना रहा हूँ, फाइल बनाने के बाद फिर मैं उस फाइल को इम्पोर्ट कराता हूँ। तो इम्पोर्ट कराते समय मेरे को हिंट भी आ रहा था। फाइल बना लिया मैंने तो मेरे को हिंट आ जाएगा, क्योंकि वो क्या है, ये जो सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर में जो भी प्रोग्रामिंग हुई है उस प्रोग्रामिंग के हिसाब से वो फाइंड कर लेता है। ठीक है दोस्तों, तो अब ये हमारा नेक्स्ट सेक्शन है AI का। दोस्तों अभी हो क्या रहा है, मैं कंफ्यूज इसलिए हो रहा हूँ, मैंने गलती से 2 बार AI का कोड लिख दिया है। 2 बार मैंने इसको पेस्ट कर दिया है। AI वाला कोड जो है, ये इन कोड को मैंने 2 बार पेस्ट कर दिया है, इसी वजह से मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ। तो दोस्तों इसी कारण मैं इनको सेपरेट कर रहा हूँ। अब सेपरेट करने में क्या होगा, ये फ्लैक्चुएट नहीं होगा, डबल डबल चीजें नहीं होगी। अब मैं सेपरेट कर दूंगा तो सेपरेट में एक ही फाइल में रहेगा। अभी तक सॉरी, सबकी अलग अलग फाइल होगी। अभी तक क्या होता कि एक ही फाइल में सारी चीजें हो रही थी, अब ये सबकी अलग अलग फाइल होगी। तो ये मेरे हिसाब से, हाँ, ये मेरे हिसाब से ये कोड ओरिजिनल है जिसमें मैं सारे चीज रखा हूँ। तो मैंने इस कोड को कट कर लिया है। अब मैं नई फाइल बना रहा हूँ। अब देख रहे हो दोस्तों, मैंने भी इसके साथ इक्रोन दिया है। इक्रोन देने के बाद फिर मैं फाइल का नाम जो होता है, जो फाइल का काम होता है वो नाम के साथ मैं फाइल को मेंशन कर देता हूँ। तो इन चीज का हमेशा ध्यान रखें। एक आइडेंटिटी जरूर दो आप किसी भी, चाहे आप अपनी कंपनी में हो या कहीं और हो, एक आइडेंटिटी जरूर देना चाहिए, जिससे आपको भी समझ में आ जाए कौन सी फाइल आपने बनाई है, कौन सा कोड आपका लिखा हुआ है, और चीजें भी यूनिक हो जाएगी। कोई भी चीज ग्लोबली नहीं रहेगी, क्योंकि होता है क्या दोस्तों, हम जब किसी फ्रेमवर्क में काम करते हैं तो बहुत सारी चीजें ग्लोबली भी हो सकती है। जैसे कि आप फाइल क्रिएट कर रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कोई एक, जैसे सपोज करो मैंने एक फाइल क्रिएट किया है AI.css, क्या पता AI.css आने वाले टाइम में लैरावेल इसको ग्लोबली बना दे, तो फिर क्या होगा, फिर हम AI.css करेंगे तो वो फाइल रन नहीं करेंगे, हम परेशान हो जाएंगे। तो इस वजह से मैंने वहां पे इक्रोन लगा दिया, तो वो ग्लोबली नहीं रहेगी। तो दोस्तों ये चीज भी आप अच्छे से माइंड में रख ले। मैं सारे चीज इसलिए कर रहा हूँ दोस्तों, अब हमारा प्रोजेक्ट एंड होने वाला है। अब इसका ऑलमोस्ट हमने सारे सेक्शन बना दिया है, आखिरी सेक्शन बच गया। तो आखिरी सेक्शन को इतना बड़ा काम नहीं है, वो सारा काम हो गया। तो मैं एंड में ये चीज कराऊँ, और आप ये सारी चीजें एंड में ही करें तो ज्यादा बेटर होगा आपके लिए। शुरू में अगर आप करोगे तो आपको कोड मतलब कोड करने में परेशानी हो। स्टार्टिंग में क्या होता है दोस्तों, स्टार्टिंग में हमें ये रहता है कि हमारा कोड चल रहा है कि नहीं चल रहा है। स्टार्टिंग में सबसे पहले तो हमें वर्किंग कराना होता है। वर्किंग कराने के लिए हम शुरू से ही अगर सारी चीजें प्रोफेशनल रखने के चक्कर में रहेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं आप, मैं यहाँ पे CSS भी वो कर रहा हूँ, ओल्ड CSS पे मैं कमेंट कर रहा हूँ कि मुझे फ्यूचर में अगर मैं इस पेज में आऊँ तो मेरे को समझ में आ रही है पुरानी CSS है, नई CSS ऊपर लगी पड़ी है। तो मैंने ये सबको मैंने कमेंट कर दिया ओल्ड CSS। अभी मेरे को वैसे उनकी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने अभी कमेंट करके रखा हुआ। जब मेरे को रिमूव करना होगा तो मैं वहां से पूरा का पूरा हटा दूंगा। तो ये दोस्तों, ये मैंने सबकी सेपरेट सेपरेट फाइल बना दी है। तो आप देख सकते हैं मैंने सारी चीजें करी है। तो दोस्तों ये इन चीजों पे आपको भी ध्यान रखना है। तो मैंने सारा वो कंप्लीट कर दिया। अब दोस्तों हम आते हैं लास्ट सेक्शन पे। लास्ट सेक्शन जो हमारा है वो हमारा फॉर्म वाला है। तो ये लास्ट सेक्शन पे आ रहे हैं हम लोग। यहाँ पे मैं लास्ट सेक्शन का जो भी है ये मैं स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूँ, और स्क्रीनशॉट के साथ मैंने इस पे भी प्रॉम्प्ट लिख दिया है। ठीक है दोस्तों, प्रॉम्प्ट में भी मेरे को ज़्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी मैं सेम URL पे हूँ, तो वो समझ जाएगा, समझ चुका है कि क्या है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। अब देख रहे हैं, अब इसने कोड भी मेरे को बिल्कुल ही मेरे पैटर्न के अकॉर्डिंग दिया है। तो ये सारी चीज़ें होती है दोस्तों, अगर हम AI के साथ आप काम कर रहे हो तो आपको AI को एक्सप्लेन करना पड़ता है, उसका प्रॉम्प्ट समझाना पड़ता है, प्रोफेशनल तरीके से AI को बताना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आप
जो लिख दिया एआई वो समझ गया। दोस्तों वो भी एक मशीन है, उसकी प्रोग्रामिंग हुई है। आज वो किसी और तरीके से समझ रहा है, कल वो किसी और तरीके से समझेगा, क्योंकि इसमें टाइम टू टाइम अपडेट भी होते रहेंगे। तो बस आप हमेशा याद रखो कि जो चीज़ जैसे चल रही है उसको आपको समझना है कैसे चल रही है और हम उसको कैसे चला सकते हैं। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना है। तो दोस्तों मैंने HTML कॉपी कर लिया है, जो HTML उसने मेरे को दिया था वो मैंने कॉपी कर लिया है। इसके बाद ये हमारी पूरी की पूरी CSS है। मैं आई विल कॉपी दिस CSS एंड आई हैव पेस्टेड हियर। ओके, मैंने यहाँ पे पेस्ट भी कर दिया है और मैं रिस्पॉन्सिव को भी करने वाला हूँ। ओके, गोइंग टू रिस्पॉन्सिव, नाउ वी हैव पेस्टेड। ओके, मैंने इसको भी कर दिया है। ठीक है, तो एक बार रिफ्रेश करके मैं चेक कर लेता हूँ कि हमारा वो आया है कि नहीं आया, हमारा डिज़ाइन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब मैं नीचे जाता हूँ, एक मिनट दोस्तों डिज़ाइन मेरा आ गया है, बस इसने थोड़ी थोड़ी चीज़ें गड़बड़ कर दिया है। जैसे राइट का इसने कलर चेंज कर दिया है, ऊपर से लेफ्ट में जो आइकन आ रहे हैं वो प्रॉपर ठीक नहीं आ रहे हैं, फॉन्ट साइज में भी इसने थोड़ा बहुत गड़बड़ किया है। तो दोस्तों हम इसको ठीक करेंगे, मैं इसको ठीक करके आपको दिखाता हूँ। हम इसको ठीक करेंगे, सेम ऐसे ही बनाने की कोशिश करेंगे। तो मैं इसको ठीक करके आपको दिखा देता है, सीधा डायरेक्ट मैं आपको ठीक ही करके दिखा देता हूँ, क्योंकि अब हम पे इतना टाइम नहीं है। हमारा ये जो फेज़ 1 है हमें इसे कंप्लीट भी करना है, हमें लगे नहीं रहना है कि हम इसी में लगे हुए। हमें जितनी जल्दी हो सके इसको कंप्लीट करना है, क्योंकि अब हमें इसका फेज़ 2 हमें स्टार्ट करना है। तो अब इसके बाद इसका फेज़ 2 स्टार्ट होगा। तो दोस्तों मैं अभी कंपेयर कर रहा हूँ, मैं चेक कर रहा हूँ कि हमें अभी इसमें क्या क्या काम करना है। तो ये हमारा लास्ट सेक्शन है। ये सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो हमारा फेज़ 1 जो यूआई वाला जो था, हमारा फेज़ 1 वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास 2 फेज़ बचेंगे। एक बचेगा हमारा डायनेमिक वाला, और एक बचेगा ये यूआई फ्रंट एंड वाला, बैक एंड वाला, सॉरी, एक बचेगा बैक एंड वाला जिसमें हम बैक एंड पे ये सारे सेक्शन को बैक एंड पे डालेंगे, और एक बचेगा फ्रंट एंड वाला जो हमने अभी जो ये यूआई बनाई है, इस यूआई को हम फ्रंट एंड पे डालेंगे। मतलब इस यूआई पे हम फ्रंट एंड वाली कोडिंग करेंगे। अभी तक तो हमने स्टैटिक ही बनाया, अब ये डायनेमिक हो जाएगा। ये हमारा थर्ड फेज में होगा, आखिरी फेज में। तो दोस्तों मैं सारी चीज़ों को मैच कर लेता हूँ, मैं अभी सारी चीज़ स्टडी कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कौन सी चीज़ कहाँ से कैसे चल रही है। तो इन सब चीज़ों पे मैं अभी थोड़ा फोकस कर रहा हूँ। दोस्तों अगर आपको कहीं पे भी कोई भी कंफ्यूजन हो रही है मेरे काम करने में, कहीं पे भी अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होते हो, आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। आप कमेंट में पूछेगा तो मैं आपको इंस्टेंटली रिप्लाई दूंगा। यहाँ पे फ़ॉन्ट की कमी थी दोस्तों, मैंने फ़ॉन्ट को ठीक कर दिया। सॉरी यार, मैंने रेफरेंस वाले को मैंने रिफ्रेश कर दिया था। तो दोस्तों ये हमारा वो फ़ॉन्ट वगैरह सब ऑलमोस्ट ठीक हो गया है। अब थोड़ा सा लेफ्ट और राइट का जो डिज़ाइन है वो ठीक नहीं आ रहा है, और थोड़ा टेक्स्ट को लेके हल्की सी प्रॉब्लम होती, नहीं ज़्यादा नहीं है। मेन दोस्तों हमारा जो लेफ्ट राइट वाला काम है वो थोड़ा गड़बड़ कर रहा है। यहाँ के भी मैंने फ़ॉन्ट को थोड़ा ठीक कर दिया है। तो दोस्तों देख रहे हैं आप, मैं पिक्सल टू पिक्सल फिनिशिंग भी कर रहा हूँ, सब कुछ मैं आपके सामने कर रहा हूँ। आप देख रहे होंगे दोस्तों, एआई से जितना सजेशन लेना होता है मैं उतना ही लेता हूँ। मैं ऐसा नहीं कि एआई से सब कुछ एआई से ही पूछ रहा हूँ, जहाँ मेरे को नीड है वहाँ कर रहा हूँ, ले रहा हूँ, और उसके बाद भी एआई के कोड को मैं रीड करके अगर उसका कोड सही नहीं तो मैं उसके कोड को भी ठीक कर रहा हूँ। तो मैं अपने पैटर्न के हिसाब से सारी चीज़ें कर रहा हूँ। तो दोस्तों आप लोगों को ऐसे ही काम करना। मैंने जितनी भी वीडियो बनाई है, जितनी भी मैंने हमारे चैनल पे आप वीडियो देख रहे हो, सब पे मैंने ये जिक्र को, हर वीडियो में मैंने ये वाली जिक्र किया कि एआई को आप ब्लाइंडली यूज मत करो, डायरेक्ट कॉपी पेस्ट मत करो, उसको समझो। मैं कॉपी करके जब पेस्ट करता हूँ तो फिर मैं पहले सारी चीजें समझता हूँ कि क्या चीज कैसे चली है, नहीं चले। ऐसे नहीं कि बस ब्लाइंडली उसको पेस्ट कर दिया, पेस्ट करके मैं खड़ा हो गया। नहीं दोस्तों, अब आप देख रहे होंगे मेरा जो कोड है वो कोड बिल्कुल ही मेरे पैटर्न के हिसाब से, कई मतलब कि आप ये कह सकते हैं ये कोड अगर मैं खुद देखूंगा तो मुझे रहेगा कि मैंने एआई से नहीं लिया, मैंने खुद इस कोड को राइट किया हूँ, क्योंकि एआई ने अलग कोड दिया था और मैं इस पे अलग काम किया हूँ। दोस्तों मैं इसकी भी जो हमारी जो CSS है इसको भी मैं सेपरेट कर रहा हूँ, ठीक है ना दोस्तों।
इसको भी मैं सेपरेट कर देता हूँ साथ के साथ, क्योंकि अब तो ये आखिरी सेक्शन है, तो इसको भी मैंने सेपरेट कर दिया है। और यहाँ पे इंपोर्ट भी करा लेते हैं। ये हमेशा याद रखना दोस्तों, इंपोर्ट हर जगह होता है, चाहे आप किसी भी लैंग्वेज या फ्रेमवर्क में काम करो, इंपोर्ट तो होता है। बिना इंपोर्ट कराए आप कैसे कोई थर्ड फाइल को यूज़ कर सकते हो। तो इंपोर्ट पे हमेशा ध्यान रखें। बहुत सारे डेवलपर क्या, कभी कभी मुझसे भी मिस्टेक हो जाती है कि इंपोर्ट कराना हम भूल जाते हैं। तो दोस्तों मैंने इंपोर्ट भी करा दिया, मैं चेक भी कर लेता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं फाइल मेरा डिज़ाइन भी मैंने ठीक कर दिया, लेफ्ट राइट का भी डिज़ाइन बिल्कुल ठीक हो गया है, सारी चीज़ें बिल्कुल प्रॉपर मैच हो गई है, जैसा हम चाह रहे थे बिल्कुल वैसे ही हो गया है। तो अब आप देख सकते हैं सब कुछ बिल्कुल कंप्लीट हो गया है, सारे सेक्शन हमारे बन चुके हैं। दोस्तों आप जो बैनर वाला सेक्शन है, बैनर वाला सेक्शन हमारे क्लाइंट ने बोला इसको सेम एज इट इज वैसे ही रहने दो, बाकी नीचे वाले सेक्शन पे उसने काम करने के लिए बोला। तो दोस्तों हमने सारे सेक्शन पे काम कर लिया, सब कुछ हमारा कंप्लीट है। हमने डिज़ाइन को भी पिक्सल टू पिक्सल मिला दिया है, सारी चीज़ें मैंने कर लिया। अगर आपको दोस्तों ये हमारा फेज़ 1 हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, फेज़ 1 को हमने कंप्लीट कर दिया है। लास्ट मैं कमेंट कर रहा हूँ, ये हमारा जो प्रोजेक्ट है हमारे गिटहब पे चल रहा है। तो दोस्तों मैं कमेंट करने का तरीका भी देखो, फीट यानी कि फीचर, क्या फीचर बना, फीचर किसने बनाया है, मैंने क्लाइंट का नाम लिख दिया अमित जोशी जी नाम है इनका, अमित जोशी नाम है इन क्लाइंट का, तो मैंने क्लाइंट का नाम भी लिख दिया। डायनेमिक पेज सेक्शन कस्टमाइज और स्टैटिक पार्ट डन। ओके दोस्तों, स्टैटिक पार्ट हमने डन कर दिया इसका, तो वो मैंने कमेंट में लिख दिया है ताकि इसका मेरे को गिटअप पे देख के समझ में आए कि क्या मैंने काम किया है। दोस्तों ये मैंने डायरेक्टली, ये जो गिटअप पे जो मैंने कमेंट किया है ये मैंने डायरेक्टली VS से किया है। आप इसको अगर आप इसको आपके पास VS यूज नहीं करो, कुछ और यूज करो, तो आप इसको अपने टर्मिनल से भी कर सकते हैं। तो टर्मिनल से हमें ये सब के लिए पूरा पूरा कोड लिखना पड़ता है। दोस्तों हमने इसका पहला फेज कंप्लीट कर लिया है। आपने देखे होंगे पहले फेज में मैंने कितनी सारी चीजें किया है, किस तरीके से मैंने AI पे काम किया है, किस तरीके से मैंने AI का प्रॉम्प्ट को चेंज किया है, AI का कोड को मैंने किस तरीके से समझा, आपने सारी चीजें इन पूरे पहले फेज में देखे होंगे। तो दोस्तों काम करने का तरीका यही होता है, ऐसा नहीं कि हम सब कुछ कॉपी पेस्ट करें। मैंने भी कॉपी पेस्ट किया है, लेकिन मैंने समझ के किया है। जहाँ पे मेरे को AI का कोड मेरे लायक नहीं लगा, मेरे पैटर्न का कोडिंग नहीं लगा, वहां पे मैंने AI को दोबारा प्रॉम्प्ट लिखा है, सजेशन दिया है मैंने AI को, फिर उससे सजेशन लिया है। मैंने AI को एक मशीन की तरह यूज किया है, मैंने ब्रेन की तरह यूज नहीं किया है, ब्रेन मैंने अपना यूज किया है। तो आपने देखा होगा मैंने किस तरीके से जो हमारा जो पहला फेसेस पे मैंने काम किया, मैंने हर चीज को मैंने स्टेप बाय स्टेप किया। इसके बाद आपने ये भी देखे होंगे जो मैंने कोड लिखा था, वो कोड को मैंने स्टार्टिंग में थोड़ा रफली लिखा था, मैंने रिस्पॉन्सिव वगैरह को मैंने यूज नहीं किया था, पहले मैंने सारे चीज रफली लिखा था। क्यों? ताकि हमारा ये जो प्रोजेक्ट है, ये जो हमारे जो डिजाइन है, ये वर्किंग हो जाए। जब मेरा डिजाइन मैच हो गया, पिक्सल टू पिक्सल मैच हो गया, लास्ट में मैंने आपने देखोगे मैंने उसको रिफैक्टरिंग किया था। मैंने जो भी जो हमारा जो CSS की फाइल थी या JS की फाइल थी, उसको मैंने सेपरेट जगह पे रखा था, अलग अलग मैंने फाइलें बनाई थी। तो आपने दोस्तों सारी चीजें देखे होंगे, तो आपको समझ में आया होगा मैंने किस तरीके से फ्रंट एंड पे मैंने UI UX को डिजाइन किया। आपने सारी चीजें देखे होंगे। तो दोस्तों आप ये सारी चीज को नोट कर सकते हैं। आप इसी तरीके से अगर आप काम करेंगे तो दोस्तों आपको काम करने में कोई परेशानी नहीं होगी। आप AI को भी यूज कर सकते हैं। मैंने कभी ये नहीं बोला कि AI को यूज नहीं करना। AI दोस्तों आया ही हमारा टाइम बचाने के लिए। आप देख सकते हैं दोस्तों AI की हेल्प से मैंने कितने कम टाइम में इन डिजाइन को बना दिया। पहले दोस्तों ऐसे डिजाइन बनाने में 4-4 5-5 दिन भी लग जाते थे, फिर भी नहीं बन पाता था। बट AI के हेल्प से बहुत ही हमारा टाइम सेव हुआ है। लेकिन AI को ब्लाइंडली यूज नहीं किया करना, मैंने भी यहाँ पे कोई ब्लाइंडली AI को यूज नहीं किया है। तो दोस्तों हमारा जो पहला जो फेज था वो हमने कंप्लीट कर दिया। तो अब हमारे सिर्फ 2 फेज और बचे हुए, तो इन 2 फेज पे हम नेक्स्ट वीडियो में काम करेंगे। हमारे जो सेकंड फेज है वो हमारा बैक एंड डेवलपमेंट है। अब जो जितने भी आपने इसमें सेक्शन देखे होंगे दोस्तों, ये सारे सेक्शन को हम बैक एंड में बनाएंगे, और उसके बाद जब हमारे ये सेक्शन बन जाएंगे तो हम थर्ड फेज पे आएंगे। वो थर्ड फेज पे हमने जो हमारे थर्ड फेज होगा फ्रंट एंड डेवलपमेंट। फ्रंट एंड डेवलपमेंट में हम क्या करेंगे, जो अभी हमने जो UI बनाया है, इस UI पे जो हम बैकएंड पे जो काम करेंगे, वो काम को हम इस UI पे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो उसके बाद दोस्तों ये पूरा हमारे ये वाला फीचर कंप्लीट हो जाएगा। जब तक के लिए दोस्तों आप बने रहिए मेरी इन प्लेलिस्ट के साथ। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों हमारे नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।